रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स, रेडियोधर्मिता और रेडियोधर्मी समस्थानिक आज हम देखेंगे। तो एक समय आया 1896 में हेनरी बेकल ने एक अनुभव किया कि यूरेनियम एक ऐसी पदार्थ थी, ऐसी तत्व थी यूरेनियम, जो एक अपनी विशेषता को दर्शाता था। उसके अंदर से स्वतः खुद से अपने आप उसमें कुछ किरणें निकलती थी और वो किरणों की कुछ विशेषता थी। वो किरणें क्या करती थी? वो किरणें ऐसी प्रॉपर्टी के शो करती थी कि वो धातुओं के पतले पात्र को भी पार कर जाती थी। यानी कि उनकी इंटेंसिटी इतनी, तीव्रता इतनी अधिक होती थी। दूसरा उन्होंने देखा यह स्वतः किरणें फोटोग्राफिक प्लेट तक को भी प्रभावित कर देती थी। तथा इनके कुछ गैसों को आयनित करती हैं, जिनमें से वो उन्हें प्रवाहित किया जाता है। ठीक है, अब देखिए यहां पर तो इतने तीव्र पदार्थ कौन से थे, कैसी किरणें थी जो तत्व से निकल रही है, वो भी स्वतः बिना किसी बाहरी मदद से। क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी तत्वों के बारे में अभी तक पढ़ते थे कि वो स्थिर होती हैं जब तक उनमें किसी प्रकार की बमबारी ना की जाए जिससे वो अपनी स्थिरता को या स्थायित्व को बदले। इसी कारण को देखते हुए आगे 1898 में यही गुण थोरियम में भी पाया गया। और आप जान के खुशी होगा कि थोरियम भारत में विश्व के भंडारण जो सबसे अधिक है उसमें भारत भी एक है, और आगे जाकर हम थोरियम रिएक्टर बनाने की बात कर रहे हैं। तो ये थोरियम में जब देखा गया तो इन किरणों को, जो किरणें इससे निकल रही थी, उन किरणों को रेडियो एक्टिव किरणों का नाम दिया गया। तो रेडियो एक्टिव किरणें, इनकी जो किरणें इन तत्वों से अपने आप स्वतः निकल रहे हैं, उनको नाम दिया गया। और यह जो गुण प्रदर्शित कर रहा था, इस गुण को रेडियो धर्मिता या फिर रेडियो एक्टिविटी कहा गया। तो रेडियो धर्मिता या फिर रेडियो एक्टिवता कहलाया गया। अतः हम एक परिभाषा तक पहुंच चुके हैं। वे तत्व जिनसे, किस प्रकार से? स्वतः, जिनसे रेडियो एक्टिव अब रेडियो धर्मी भी पढ़ सकते हैं इसको, रेडियो एक्टिव किरणें स्वतः उत्सर्जित होती हों या निकलती हों, रेडियो एक्टिव तत्व कहलाते हैं। ठीक है, जिनसे स्वतः, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, स्वतः यानी कि स्वयं से, अपने आप उत्सर्जित होती हैं, उसे हम रेडियो एक्टिव तत्व कहते हैं। उनका गुण रेडियो एक्टिविता या रेडियो धर्मिता कहलाता है। ठीक है, आगे देखिए। अब इसकी प्रकृति क्या है? तो रेडियो धर्मी पदार्थ जो भी होते हैं, जैसे मान लीजिए रेडियो धर्मी पदार्थ है, इन पदार्थों से 3 प्रकार की किरणें निकलती हैं। एक किरणें कहलाती हैं अल्फा किरण, जिसमें पॉजिटिव चार्ज कह सकते हैं। बीटा किरणें निकलती हैं जिसमें नेगेटिव या फिर ऋण आवेश होती हैं।
और गामा जिसमें कोई भी आवेश नहीं होती। तो 3 प्रकार की किरणों का उत्सर्जन होता है इससे, अल्फा, बीटा, गामा। तो हम ये भी कह सकते हैं कि वह तत्व जिनसे स्वतः 3 प्रकार की किरणें निकलती हैं, अल्फा, बीटा, गामा, उन तत्वों को रेडियो एक्टिव या रेडियोधर्मी तत्व कहा जाता है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? रेडियोधर्मी तत्व कहते हैं। अब हम देखते हैं एक एक करके कि इसमें अल्फा, बीटा, गामा की क्या क्या अंतर होती है। सबसे पहले एक चीज देखा जाए तो अल्फा किरणें जो होती हैं एक पेपर को भी पार नहीं कर पाती, यानी कि ये किरणें एक पेपर को भी पार नहीं कर पाती हैं। बीटा किरणें एक पेपर और उससे थोड़ी मोटी चीजों को पार कर देती हैं। और गामा किरणें इतनी खतरनाक होती हैं, इतनी तीव्र होती हैं कि किसी प्रकार के प्लेट को भी वो क्या करेगी, आसानी से पार कर जाती है। यानी कि उनकी इंटेंसिटी, तीव्रता बहुत ही अधिक होती है। तो इसी प्रकार से तीनों किरणों का अलग अलग अपना विशेषता है। और गामा किरणों की विशेषता सबसे अधिक कहाँ है? यह कैंसर की ट्रीटमेंट में जो रेडिएशन टेक्निक होता है, ट्रीटमेंट होता है, कैंसर के ट्रीटमेंट में उपयोग किया जाता है। आगे हम देखेंगे इसको। पहला देखते हैं अल्फा किरणों की क्या विशेषता होती है। तो अल्फा किरणें, जैसा मैंने बताया पहले ही, कि ये धनावेशित होती हैं, यानी कि पॉजिटिवली चार्ज होती हैं। और इसमें ये धनावेशित कण है। और दूसरा बात याद रखिएगा, इस पे कितने धनावेश होते हैं? तो इन पर 2 धनावेश होते हैं, यानी कि +2 चार्ज रहेगा, 2+, 2 धनावेश होते हैं। ठीक है, ये पहली विशेषता होगी। दूसरी विशेषता है, इनका जो भार होता है वो हीलियम के परमाणु के भार होता है। इनका भार किसके बराबर होता है? 2 के कारण आपको समझ में आ रहा होगा, इनका भार हीलियम के परमाणु के भार के बराबर होता है। ठीक है, अगर हम इसकी वेग की बात करें तो इसका वेग, यानी कि स्पीड, वेलोसिटी, इसका वेग प्रकाश के वेग के 1/10 यानी 10 भाग कम होता है या कम होता है। प्रकाश का वेग प्रकाश के वेग से वेग का 1/10वां भाग होता है। आगे बात करें, इनका द्रव्यमान काफी अधिक होता है। याद रखेंगे, इनका द्रव्यमान काफी अधिक होता है। अधिक होने के कारण इनकी जो प्रतिछेदन क्षमता होती है, यानी कि इनको भेदने की जो शक्ति होती है, कम कर देता है। ठीक है, भेदन क्षमता, जैसा मैंने बताया, पेपर को क्रॉस नहीं कर पाता, क्षमता या प्रतिवेदन क्षमता कम कर देता है। लेकिन फोटोग्राफी प्लेट को यह प्रभावित करता है। ठीक है, प्रभावित करता है कौन? अल्फा की। ये कुछ विशेषता किसकी है? अल्फा की। आगे देखते हैं, दूसरी जो है वह है बीटा किरणें। बीटा किरणें अगर हम बात करें तो जैसा ये धनावेशित था, यह ऋणावेशित होते हैं और इनमें केवल एक आवेश होता है, एक ऋणावेश होता है। ठीक है, ये ऋणावेशित होते हैं। दूसरी अगर बात करें, इनका आवेश द्रव्यमान अनुपात, इनका आवेश द्रव्यमान अनुपात, ये होता क्या है? तो इलेक्ट्रॉन
बटे उसके भाग मास। किसके बराबर हो जाता है? इलेक्ट्रॉन के आवेश के द्रव्यमान के बराबर हो जाता है। जैसा इलेक्ट्रॉन का होता है उतना ही होता है। आगे देखते हैं। अगर इनकी भार की बात करें तो इनकी भार हाइड्रोजन के एक परमाणु के, जैसा हमने पढ़ा था इलेक्ट्रॉन के बारे में, सेम वैसा ही होता है कि एक परमाणु के 1/, आपको याद होगा 1/1837वें भाग का होता है। तो जैसा इलेक्ट्रॉन काम करता है उसी तरह से बीटा किरणें भी काम करती है। ठीक है। चौथा, ये गैसों को आयनीकृत कर लेता है, आयोनाइज्ड कर देता है, करने की क्षमता रखता है। ठीक है। जो आयन गैस के आयन न्यूट्रल होते हैं उनको क्या कर देता है? आयोनाइज्ड कर देता है। इनका द्रव्यमान कम होने के कारण इनका द्रव्यमान क्या होता है? कम होता है। द्रव्यमान कम होने के कारण इनकी प्रतिछेदन क्षमता क्या होती है? अधिक होती है। याद रखेंगे, इनके अंदर छेदन क्षमता इसके प्रति अधिक होती है। भेदन क्षमता अधिक होती है किसके कंपैरिजन? यानी ये पेपर को पास कर लेता है। ठीक है। और इस पर भी फोटोग्राफी प्लेट पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है। तो ये किसकी बात हो गई? बीटा किरणें। आगे देखते हैं गामा किरणें। तो गामा किरणें में याद रखिएगा, इसमें किसी प्रकार के आवेश कण मौजूद नहीं होते हैं। इसमें किसी तरह के, यानी कि ये न्यूट्रल कह सकते हैं, किसी तरह के कोई कण मौजूद नहीं होते। ये कैसे दिखते हैं? इनकी प्रकृति एक्सरे की जैसी होती है। ठीक है। इनकी प्रकृति कैसी होती है? एक्स किरणें जो होती है उन्हीं की तरह होती है। और इनका जो वेग होता है वो प्रकाश के वेग के बराबर होता है। प्रकाश के वेग के बराबर होता है। ठीक है। इनके अंदर भेदन क्षमता काफी अधिक होती है। ये लोहे के 20 सेंटीमीटर चादर को, याद रखिएगा, लोहे के 20 सेंटीमीटर के चादर को भी भेदने की क्षमता रखता है। यानी कि याद रखिए काफी खतरनाक होता है। और ये आप जब लोहे के 20 सेंटीमीटर यानी कि हमारे हड्डियों तक को भी क्या कर सकता है? ये प्रतिछेदन क्षमता इसके अंदर रखता है, हड्डियों के ऊपर तक। इसी कारण से एक्सरे कैसा काम करता है? हमारे स्किन को पार कर जाता है, हड्डियां बस उनको रोक लेती हैं। तो इसी प्रकार के काम ये गामा किरणें भी करती है, इसलिए इनका मेडिकल में बहुत काफी उपयोग होता है। ये फोटोग्राफी प्लेट को ही प्रभावित करती है, परंतु यह प्रभाव अल्फा कण और बीटा कणों की अपेक्षा कम होता है। ठीक है। याद रखिएगा, अल्फा तथा बीटा से कम प्रभाव डालता है किस पर? फोटोग्राफी प्लेट पर।
ठीक है। इनके अंदर भेदने की क्षमता लोहे के 20 सेंटीमीटर तक के छड़ को करने में काम आती है। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के कम किरणें हो गए, याद रखिएगा। ठीक है, और अगर इसमें लिखना चाहते हैं तो ये किस प्रकार की तरंगे होती हैं, जैसे लाइट है तो लाइट की तरह ही होती हैं, ये विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। इनका तरंग दैर्ध्य जो होता है वो काफी कम होता है, तरंग दैर्ध्य काफी कम होता है, याद रखिएगा इसके बारे में। किसी प्रकार के आवेश नहीं होते, उदासीन प्रकृति के होते हैं। अब देखते हैं कि रेडियोधर्मी समस्थानिक के क्या क्या प्रयोग हैं या उपयोग हैं। तो कुछ उपयोग हम पहले भी बता चुके हैं, उसके साथ साथ हम देखते हैं उपयोग। यह उपयोग में आती है पृथ्वी के वायु आयु को निर्धारण करने में। तो पृथ्वी के आयु का निर्धारण करने के लिए यहाँ पर यूरेनियम और थोरियम दोनों तत्वों का प्रयोग किया जाता है, और इसके विघटन होने के दर को समझते हुए पृथ्वी की आयु निकाली गई थी, और पृथ्वी की आयु लगभग 2.8×10⁹ वर्ष के आसपास हो चुकी है, आंकी गई है। किसको देखते हुए? यूरेनियम 238 तथा थोरियम 232 के विघटन डिकम्पोजिशन के आधार पर कितने दिन से ये घटते घटते आ रहा है, तो उसके आधार पर हम पृथ्वी की आयु को निर्धारण करते हैं रेडियोधर्मिता के आधार पर। साथ ही जब पृथ्वी की आयु की निर्धारण हो रही है तो जीवाश्म ईंधन की भी होगी। तो जीवाश्म ईंधन जो भी पाया जाता है या जीवाश्म चीजें, जो भी ईंधन बोले चाहे जो भी चीज बोले, तो जीवाश्म ईंधन की भी आयु पता की जाती है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। चिकित्सा में बहुत ही ज्यादा अनुप्रयोग है जो अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। चिकित्सा में, तो चिकित्सा में याद रखिएगा कोबाल्ट 60 कैंसर के इलाज में रेडियोधर्मी पदार्थ है। आयोडीन 131 थायराइड के उपचार में, थायराइड ग्रंथि थायराइड ग्लैंड के उपचार में उपयोग होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा आयरन, आप जानते हैं एनीमिया दूर करता है, आयरन एनीमिया के उपचार में। सोडियम रुधिर तंत्र की खराबी को ज्ञात करने में। क्योर करने के लिए नहीं, खराबी को ज्ञात करने के लिए। और आगे बात करेंगे फॉस्फोरस 32, ये सब एटॉमिक मास हैं। फॉस्फोरस 32 यहां पर याद रखेंगे कैंसर के ट्रीटमेंट में। तो देखिए सभी बड़े बीमारियों में इसका उपयोग होता है रेडियोधर्मी पदार्थों का। आगे और उपयोगिता देख सकते हैं जीव विज्ञान में। याद रखिएगा 1923 में वाल हेबर्स्ट्री ने लेड नाइट्रेट में रेडियो एक्टिव समस्थानिक का उपयोग पौधों के पोषण के लिए किया। वाल हेबर्स्ट्री ने रेडियो एक्टिव किसमें किया? पौधों के पोषण में उपयोग किया। इसका मतलब है पौधों के पोषण में भी इसका उपयोग होता है। इस चीज का प्रयोग किया लेड नाइट्रेट। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा जो भी चीजें बताई जा रही हैं। तो पौधों की जड़ों में लेड नाइट्रेट, जिसमें थोड़ा लेड मिला होता है, छिड़क देने से कुछ समय पश्चात पौधों को जलाकर उसमें उपस्थित लेड की मात्रा को ज्ञात कर लेते हैं। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, जीवाश्म ईंधन पौधों के पोषण के बारे में पता करने के लिए उपयोग में आते हैं। तो ये कुछ उपयोग हैं इसके रेडियो एक्टिव। इसके कुछ हानि भी हैं जो कि हम
नाभिकीय ऊर्जा में पढ़ते हैं, जिसे कहा जाता है रेडियोधर्मी अपशिष्ट, रेडियोधर्मी प्रदूषण। क्यों? क्योंकि जितने भी न्यूक्लियर पावर प्लांट होते हैं वहां पर जो पदार्थ उपयोग में आते हैं, रेडियोधर्मी पदार्थ, उनका उत्सर्जन होने से काफी नुकसान पहुंच सकता है। इसमें एक बहुत ही खतरनाक है जिसे बोलते हैं स्ट्रोंशियम 90। ये काफी खतरनाक पदार्थ है जो कि रेडियोधर्मी अपशिष्ट के रूप में, कचरा के रूप में बाहर निकलता है न्यूक्लियर पावर प्लांट से, जो इंसान के कैंसर और अन्य बीमारी का कारण भी बन जाता है। तो इन सब किरणों के बीच में रहने से आप कैंसर से भी ग्रसित हो सकते हैं, इसलिए ये काफी खतरनाक होते हैं। ठीक है, तो इस अध्याय में अभी इतना ही। अगली अध्याय हम फिर से आगे बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।